तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से चालू करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। देखो, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है ना, जिसको क्विक रिस्पॉन्स देना होता है। क्विक रिस्पॉन्स मतलब क्वेश्चन पढ़ो, बनने वाला है तो डायरेक्ट बनाओ, नहीं बनने वाला है कोई दिक्कत नहीं यार, छोड़ के आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे पास 100 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान रखना। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए जो है खूब से खूब आप समय ले सकते हैं, तो 1 मिनट समय ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग जो है इस टाइम को भी कम कीजिए, क्योंकि जैसे हम टिप्स एंड ट्रिक के साथ जो बता रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है, वैसे आप लोग से उम्मीद है आप लोग टाइम को कम कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से हम लोग देखते हैं। आज के इस वीडियो का सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो है 51 नंबर, जिसमें सवाल में कहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, अब देखो वृत्त की त्रिज्या किसको कहते हैं जी, तो एक सर्कल ले लेंगे। ठीक है, सर्कल में यहाँ पे एक सेंटर होता है और सेंटर से जो है ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है, यानी कि परिधि होता है, उसके बीच का जो दूरी होता है उसको त्रिज्या यानी कि रेडियस बोलते हैं, ध्यान रखना। तो जो रेडियस होता है वो क्या होता है जी, तो केंद्र से परिधि तक की दूरी होता है। और जो व्यास होता है, अगर सवाल में व्यास कहता है तो व्यास ध्यान रखना परिधि से परिधि तक की दूरी होती है, लेकिन यह जो है वो वृत्त केंद्र से होते हुए गुजरता है। ठीक है, यानी कि जो व्यास होगा वो 2 गो आर के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि त्रिज्या के 2 गुना होता है। तो इस सवाल में क्या कहा है, थोड़ा सा ध्यान समझते हैं जी। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्त के परिधियों का अनुपात होगा। यानी कि पहले किसी वृत्त की त्रिज्या 1 था तो उसको बढ़ा के 2 गुना यानी कि 2 कर दिया गया है। इसका रेशियो हम ले लेते हैं। ठीक है, 2 गुना कर दिया गया। तो पूछा है कि परिधियों का अनुपात होगा, ध्यान रखना परिधि। तो समझो परिधि का जो सूत्र होता है पाई 2 पाई आर होता है। ठीक है, और इस परिधि का भी सूत्र क्या होगा जी, 2 पाई आर होगा। चूंकि त्रिज्या चेंज हो रहा है तो इसको R1 कर लो, इसको R2 कर लो। ठीक है, अगर ध्यान से देखें तो देखो त्रिज्या जो है R1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं जी, R2 मान लेते हैं, क्योंकि पहले 1 था तो अब क्या चीज का 2 गुना यानी कि 2 किया गया। अगर हम 4 मानते तो इस 4 का 2 गुना 8 लेते। ठीक है, अगर 10 मानते तो 10 का 2 गुना 20 लेना पड़ता। बात समझिए, तो हमने सबसे सिंपल डाटा माना है 1 है, तो 1 का 2 गुना क्या हो जाएगा जी, 2। ठीक है, इसमें कहा है त्रिज्या को 2 गुना किया गया है। ठीक है, सवाल को आप लोग ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तो कह रहा है परिधियों का अनुपात, तो परिधियों का अनुपात देखिए 2 पाई से अगर भाग देते हैं तो 2 पाई से 2 पाई खत्म हो जाएगा। 2 पाई से अगर डिवाइड कर दे दोनों तरफ तो क्या होगा, 2 पाई से 2 पाई खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा जी, परिधि का जो अनुपात होगा वह त्रिज्या का भी अनुपात होगा, यानी कि R1 अनुपात R2 ही होगा। तो R1 का वैल्यू 1 होगा और R2 का वैल्यू क्या होगा जी, 2। तो यही आप लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि आपका जो है ऑप्शन नए एवं पुराने वृत्त के परिधियों का। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए जी, इसमें सवाल में जो है नया एवं पुराना कहा है, तो नया तो ए वाला है, 2 वाला है, और पुराना 1 वाला है। ठीक है, तो इसमें अनुपात जो है पहले 2 लिखाएगा फिर 1 लिखाएगा, क्योंकि नया और पुराना का है, तो पहले नया वाला का लिखेंगे बाद में पुराना वाला का लिखेंगे। तो ये जो है 2:1 होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए ऑप्शन कौन सा होगा जी, बी। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, पहले नया वाला कहा था। ठीक है, अब 52 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा, यानी कितना समय में जो है तीनों एक बिंदु पर मिलेगा। ठीक है, तो वृत्ताकार पथ है, एक कोई पथ है। ठीक है, ये वृत्ताकार है, मान के चले कि यहाँ से जो है तीनों चक्कर लगाना शुरू करते हैं। एक जो चक्कर लगाता है वो 3 घंटा में 1 चक्कर पूरा कर लेता है। 3 घंटा में कितना चक्कर पूरा करता है, 1 चक्कर पूरा करता है। क्लियर है। जो दूसरा का है वो 4 घंटा में 1 चक्कर लगाता है, यानी कि इसको 1 चक्कर लगाने में 4 घंटा का टाइम लगता है। एक तीसरा व्यक्ति है जो कि 8 घंटा में 1 चक्कर लगाता है। इन तीनों का ए जो है टाइम का दे दिया है। ठीक है, तो कह रहा है कि पुनः एक ही स्थान में मिलने में टोटल कितना समय लगेगा, सबको एक ही स्थान में मिलाना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन कह दे तो हमेशा ध्यान रखना होगा कि इन तीनों का एलसीएम निकाल देना है। ऐसा क्वेश्चन में जितना भी टाइम दिया होगा सबका एलसीएम निकालना है। एलसीएम यानी कि लघुत्तम निकालना है। लघुत्तम आप लोगों को निकालने आता ही होगा, तो इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा, 3, 4, 8 का लघुत्तम जो है 24 होगा। अरे यार आप लोग बचपन में सीखे होंगे ऐसे 3, 4, 8 का लघुत्तम निकालना सीखे होंगे। इसमें देखिए 4, 8 कटने वाला था 2 से कटाते थे। ठीक है,
जो है आप लोग बचपन में जो सीखे थे वही वाला तरीका अपनाइएगा, नया तरीका अपनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 दूना के 4 3 12, 12 दूना के 24, एलसीएम कितना हो गया जी 24, यानी कि 24 घंटा में ये जो है तीनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। देखिए कैसे, 3 घंटा में 1 चक्कर, तो 24 घंटा में ये कितना चक्कर लगाया होगा जी, पहला वाला जो है ये 8 चक्कर लगाया होगा, 3 घंटा का 8 चक्कर लगाया होगा, ठीक है। ये 4 घंटा में 1 चक्कर लगाता था, देखिए कितना चक्कर लगाया होगा जी 6 चक्कर लगाया होगा। टोटल 24 घंटे में कितना चक्कर लगाया होगा जी 6 चक्कर। 4 घंटे में 1 चक्कर, तो 8 घंटे में 2 चक्कर, 12 घंटे में 3 चक्कर, ऐसे करते करते 24 घंटे में कितना जी 6 चक्कर। देखिए 6 चौका 24, 8 3 का 24, तो ये 8 3 का 24 यानी कि 3 चक्कर लगाया होगा। देखिए इस समय 24 घंटा में तीनों जो है फिर चक्कर लगा के यहीं पर मिल गए होंगे। पहले का जो है कितना चक्कर लगा दिया होगा जी 8 चक्कर, दूसरा का 6 चक्कर, तीसरा का 3 चक्कर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये जो है 24 घंटा ही इसका आंसर हो जाएगा। इसी समय पर ये तीनों आपस में मिलेगा, तो इसका ऑप्शन जो है डी सही है। ऑप्शन कौन सा सही है जी, डी सही है। अगला देखिए, और आप लोग देखिए ध्यान से, 53 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए जी। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त के परिधियों का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। वृत्त का त्रिज्या आधा करना है, देखिए यहाँ पे त्रिज्या दुगुना किया था, आधा करना है, तो पुराने का कितना होगा जी 2 होगा, तो नए का कितना होगा जी 1 होगा, ठीक है, क्योंकि आधा कर दिया, 2 का आधा कितना कर दिया जी 1 कर दिए। तो ऐसा डाटा लिखिए जिसका आसान हो, क्या करना जी आधा करना आसान हो, ठीक है। तो हम 2 ले लिए, यहाँ पे कितना होगा जी 1 होगा। तो कह रहा है कि पुराने तथा नए वृत्त का परिधियों का अनुपात होगा, तो अभी परिधि का अनुपात निकाल के दिखाए थे कि त्रिज्या का अनुपात के बराबर ही होता है, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा जी 2:1 ही हो जाएगा। तो अगर परिधि के देखिए त्रिज्या कह दिया है, ठीक है, त्रिज्या दिया है कि आधा कर रहा है कि 2 गुना कर रहा है कि 4 गुना कर रहा है, आप पूछ रहे हैं परिधि, तो जो त्रिज्या का अनुपात है वही परिधि का भी अनुपात होगा। क्यों? क्योंकि 2 पाई से 2 पाई कट जाता है और ये परिधि का सूत्र नहीं होता है 2 पाई आर, सूत्र क्या होता है 2 पाई आर। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जब त्रिज्या दिया होगा तो परिधि का अनुपात निकालना आप लोग जान गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 माने थे पुराने का, तो नया का कितना हो जाएगा जी इसका आधा यानी कि 1 हो जाएगा, तो इस परिधि का अनुपात भी कितना होगा जी 2:1 ही होगा, ये ध्यान रखिए। तो ऑप्शन आपका जो है बी बिल्कुल सही है। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेम टू सेम इसी तरह का दिया है, लेकिन क्षेत्रफल पूछा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वृत्त का त्रिज्या समझते हैं, कह रहा है कि दुगुना करना है, तो इसमें कहा है कि पुराने और नए वृत्त, तो पुराना तो ए वाला R1 मान लेते हैं, नया का ए वाला मानते हैं। तो पुराना का जो है 1 है, तो इसका दुगुना कर रहे हैं तो यानी कि 2 कर देंगे, ठीक है। तो त्रिज्या कितना हो गया जी दुगुना यानी कि 2 हो गया। तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो देखिए क्या होगा, क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। क्या होता है जी पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो R1 इसको माने है, इसको क्या माने है R2, तो इसका अनुपात निकालने पर पाई पाई खत्म हो जाएगा, तो R1 का स्क्वायर बचेगा, R2 का स्क्वायर बचेगा। तो R1 का वैल्यू 1 रखे हैं तो 1 का स्क्वायर निकाल लेंगे, और यहाँ पे R2 का वैल्यू 2 रखे हैं तो 2 का स्क्वायर निकालें, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। यानी कि थोड़ा सा समझिए जी ध्यान से, हम अभी क्या बताएं आप लोगों को, ध्यान समझिएगा कि अगर त्रिज्या का अनुपात दिया हो और परिधि का अनुपात पूछे, क्या चीज का पूछे जी परिधि का, तो जो त्रिज्या का अनुपात होगा वहीं परिधि का भी अनुपात हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर त्रिज्या दिया हो और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो इसके स्क्वायर के अनुपात के बराबर होगा। तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर कर दीजिएगा, अगर परिधि पूछे तो जैसा त्रिज्या का अनुपात है वैसा ही कर दीजिएगा। अच्छा ऐसा भी तो दे सकता है, क्षेत्रफल का अनुपात दे देगा, मान चलिए ऐसा क्षेत्रफल का अनुपात दे देगा, कहेगा कि वृत्त का त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे जी इसका रूट निकाल देंगे। देखिए 4 का रूट जो है 2 होता है और 1 का रूट 1 होता है, रूट मतलब वर्गमूल, ठीक है, वर्गमूल ध्यान रखिएगा। तो 4 का वर्गमूल क्या होगा जी 2 और 1 का वर्गमूल 1, क्लियर है। तो क्षेत्रफल देगा तो त्रिज्या पूछेगा, त्रिज्या देगा तो क्षेत्रफल पूछेगा, ठीक है। त्रिज्या देगा तो परिधि पूछेगा, परिधि देगा तो त्रिज्या पूछेगा। तो त्रिज्या और परिधि वाला में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन क्षेत्रफल वाला में ध्यान रखिएगा दुगुना नहीं के स्क्वायर कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा जी स्क्वायर, और क्षेत्रफल दे दे तो अगर त्रिज्या पूछे तो क्या कीजिएगा जी रूट कर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि वृत्त वाला जो है क्षेत्रफल और परिधि वाला जो अनुपात है ये वाला टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, और इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछा करता है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। तो अगले नंबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर जो दिया है, एक घन का आयतन जो है 125 मीटर क्यूब है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा 125 मीटर क्यूब है, तो घन का जो आयतन होता है वो 1 क्यूब के बराबर होता है, 1 क्यूब, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 125 मीटर क्यूब दिया है, तो हमको पहले ए का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए का जो वैल्यू होगा आप लोग चिक कर चिला कर कहेंगे कि 5 मीटर होगा। क्यों? क्योंकि 5 का क्यूब ही 125 होता है, ठीक है। 5 का क्यूब क्या होता है जी 125,
ध्यान रखिएगा। तो क्यूब से क्यूब जो है खत्म होगा, तो ए का वैल्यू कितना है जी 5 मीटर आया है। ध्यान रखिएगा 5 का क्यूब कितना है 125, क्यूब का मतलब 3 बार गुना, 5 का क्यूब मतलब 5 का 3 बार गुना। देखिए 5 पचे 25, 25 पचे 125, 5 को 3 बार गुना कर देंगे। क्लियर है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए का मान निकल गया, यानी कि किनारा का मान निकल गया। किनारा का मान निकल जाने के बाद इसका कहा कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है, देखिए घन में जो है 6 गो पृष्ठ होता है। घन किसको बोलते हैं, तो लूडो वाला, लूडो छक्का जो खेलते होंगे ना, जिसमें का गोटी होता है, जिसपे 1 2 3 अंक लिखा होता है, उसी का क्षेत्रफल समझिए ना जी। तो घन के साइज का होता है। कैसा साइज का होता है जी, घन के साइज का होता है। तो उसमें देखिएगा टोटल 6 गो सरफेस होता है, 6 गो सतह होगा, ठीक है। एक डब्बा में देखिएगा 6 गो सतह होता है, तो 6 गो सतह का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो 6 गो सतह का जो क्षेत्रफल होता है वो 6a² होता है। ध्यान दीजिएगा जी। तो 6, ए का मान जो है 5 है, ए का मान कितना है जी 5, तो 5 का स्क्वायर 25 और 25 छक्का 150 होता है, 150 होता है, तो 150 मीटर स्क्वायर। मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोगों को आया होगा। और ए है इसमें का ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी इसके लिए क्या है जी, सही है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि 55 नंबर तक क्वेश्चन समझ में आया होगा। 56 नंबर के साथ आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो 56 नंबर क्वेश्चन है कुछ बहुत ही मस्त सा, एक्चुअली क्वेश्चन है ही नहीं, कंसेप्ट है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कंसेप्ट जो है ये अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में पूछा करता है। इसको हमने इस सीट में रखा है, ठीक है। ध्यान रखिए कैसे जी, कह रहा है कि घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल x², y² और z²। संलग्न फलक कहने का मतलब है लगातार जो है 3 गो एकदम आसपास का जो है सतह, उसका क्षेत्रफल दिया है। तो घनाभ बाबू कैसा होता है, थोड़ा सा ध्यान दो। तो घनाभ जो है, एक ईंट वगैरह देखे होगा गांव में, तो ईंट जो है वो घनाभ के आकार का होता है। ईंट कैसा होता है, घनाभ के आकार का। देखिएगा ध्यान से, घनाभ जो है यहाँ पे रेडी है, समझिए। ये ईंट है, तो इसका देखिए नीचे एक सतह होगा, एक इधर सतह होगा, एक इधर सतह होगा, एक सामने होगा, एक पीछे होगा, एक ऊपर सतह होगा। टोटल 6 गो सतह होगा, ठीक। देखिए इसको हम लोग एल मानते हैं, लंबाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं जी, लंबाई, ठीक है। तो देखिए, और ई वाला जो है, ई वाला चौड़ाई है, क्लियर। और ए वाला जो है इसका हाइट है, यानी कि ऊंचाई है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, कंसेप्ट है, बढ़िया से समझिए इसको, ठीक। ए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, 3 संलग्न फलक। 3 संलग्न फलक मतलब क्या चाहिए, सामने वाला ले लीजिए, तो एक नीचे वाला लीजिए और एक इधर वाला। देखिए तीनों लगातार हुआ, एक इधर से है, एक इधर से है, एक नीचे से है, तो 3 गो लगातार सतह है, ठीक। तो थोड़ा समझिएगा जी, नीचे वाला सतह देखिए आयताकार दिख रहा होगा आपको। कैसा दिख रहा है, आयताकार। ये बोर्ड पे चूंकि बनाते हैं तिरछा दिख रहा है, लेकिन है क्या चीज, एकदम सीधा है, अंदर की तरफ है। 3D आकृति है, इसको बोर्ड पे 2D, देखिए बोर्ड जो एक सतह है, ये आकृति जो है 3D है, यानी कि कुछ उठा हुआ है। ध्यान रखिए, तो इसको बोर्ड पे बनाना मुश्किल होता है। तो आप लोग समझ गए कि ई वाला जो है, ई वाला जो लाइन है ये अंदर की तरफ है, या फिर कह लीजिए कि बाहर की तरफ है। बात समझ में। तो ये चौड़ाई इसका हुआ, ये लंबाई हुआ, उसका ऊंचाई हुआ। तो ये वाला जो सतह है आयताकार दिख रहा होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, LB होता है। तो इसका क्षेत्रफल दे दिया है x², क्लियर है। एक जो सतह दिख रहा है इधर दिख रहा है, ठीक है। तो इधर का चीज BH है, तो इस इहो आयताकार एगो दिखाई दे रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पे देखिए चौड़ाई और ऊंचाई के रूप में दिया था। BH का वैल्यू कितना दिया है जी, y² दिया है। सेम टू सेम जो है, अब देखिए सामने वाला सतह का देखिए, तो ए लंबाई है, इसका ऊंचाई है, तो LH हो जाएगा। तो LH का मान कितना दिया जी, Z² दिया। कहा है आयतन क्या होगा, आयतन। तो आयतन का सूत्र क्या होता है जी, LBH होता है। यानी कि हमको चिल्ला करके कहना पड़ेगा कि LBH का मान निकालिए, हमको LBH का मान निकालना है। अब इतना डाटा दिया है, निकालना है आपको LBH, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्या करें अगर हम इन तीनों को गुना कर दें, ठीक है। देखिए LB को गुना कर दे, फिर BH को गुना कर दे और फिर LH को गुना कर दे। देखिए क्या होता है जी, तो इधर x² गुना हो जाएगा, y² का गुना हो जाएगा, z² का गुना हो जाएगा। आप लोग यहाँ से चीख कर कहेंगे कि L जो है 2 गो है तो L² होगा, B 2 गो है तो B² होगा, H 2 गो है तो H² होगा। इधर तो दिया ही है x², y², z²। क्या हम लोग स्क्वायर को कॉमन लेकर के होल स्क्वायर कर सकते हैं जी। तो LBH का होल स्क्वायर यहाँ पे देखिए, स्क्वायर को सबको कॉमन ले लिए और यहाँ पे जो है x y z से कॉमन ले लिए। तो स्क्वायर से स्क्वायर अगर खत्म हो जाएगा तो LBH का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा जी, x y z होगा। और LBH ही क्या होता है, आयतन होता है। एक घनाभ का आयतन का सूत्र होता है। तो LBH निकल गया, यानी कि आयतन निकल गया। क्या है जी, x y z। उम्मीद करते हैं कि कंसेप्ट समझ में आया होगा। और इसका जो है ऑप्शन डी में आंसर दिया है। तो 56 का आप लोगों का क्या सही
सही है जी? डी सही है। आप लोग जरूर इसको टिक आउट कीजिएगा, बहुत ही मस्त सा एकदम प्यारा सा जबरदस्त सा छुटकू सा क्वेश्चन था, एक कंसेप्ट है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। 57 नंबर देखिएगा जी, किसी बारंबारता का बहुलक होता है, ठीक है, तो बहुलक ध्यान रखिएगा जो बहुत बार डाटा में आया होता है। जैसे मान लीजिए कोई डाटा दिया है इसे, ठीक है, ऐसे कुछ डाटा दिया है, ऐसे डाटा दे दिया, अब इसमें जो है सबसे अधिक बार जो आया होगा वही बहुलक होगा। तो देखिए 6 जो है 3 जगह आ गया, बाकी सब कम जगह, 7 2 बार आया, 8 2 ही बार आया है, तो 6 जो सबसे अधिक बार आया तो यही इसका बारंबारता हो जाएगा। बारंबारता यानी कि बहुलक हो जाएगा, क्या चीज? बारंबारता नहीं, बहुलक हो जाएगा। जो 6 जो है 3 बार आ गया, यानी सबसे अधिक बार आया, तो यही क्या होगा जी? बहुलक होगा। तो इसका ऑप्शन देखिए क्या होगा जी? अधिकतम बारंबारता का जो मान होता है वही क्या होता है जी? बहुलक होता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है एकदम सही है, जो सबसे अधिक बार, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक हो उसको बहुलक बोले, जो सबसे अधिक बार आया हो। तो आप लोग समझ गए, ऑप्शन इसका कौन सा सही है जी? सी सही है, जो कि आप लोग क्वेश्चन में देख रहे होंगे। 58 नंबर जो देखिए, 58 नंबर का दिया है, बहुलक पूछ रहा है, डाटा क्या दिया जी? 1 3 0 3 1 1.3 दिया है, नहीं 1 3 दिया है, कॉमा यहाँ पे होना चाहिए, दशमलव नहीं कॉमा होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर समझते हैं, अभी आप लोगों को समझाया कि बहुलक किसको बोलते थे, जो डाटा में सबसे अधिक बार होता है। बताइए यहाँ पे 3 ना सबसे अधिक बार दिख रहा है जी, 3 जो है 3 बार दिख रहा है, तो यहाँ पे बहुलक कितना हो जाएगा जी? 3 ही हो जाएगा। तो देखिए बहुलक वाला जो सवाल है ना जो ऑब्जेक्टिव में, एकदम आपके लिए अपॉर्चुनिटी देके जाएगा, जितना अधिक बार आया होगा जौन संख्या उसी को हम लोग बहुलक बोलेंगे। तो 3 जो है अधिक बार आया, यानी कि 3 बार आ गया है, तो क्या कहेंगे जिसको जी? बहुलक कहेंगे। तो इसका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, यानी कि 3 सही है, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है 59 नंबर है, और 59 नंबर ध्यान रखिएगा, निश्चित घटना की प्रायिकता पूछ रहा है। तो देखिए बाबू, जो निश्चित घटना होता है, यानी कि फिक्स घटना होता है, उसका प्रायिकता जो है 1 होता है, याद कर जाइए। निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होगा जी? 1 होगा, ठीक है। और अनिश्चित या असंभव, ठीक है, हम लेते कह रहे असंभव घटना, ठीक है, तो असंभव घटना का जो प्रायिकता होता है वो 0 होता है, ध्यान रखिएगा। असंभव घटना का प्रायिकता 0, अनिश्चित घटना की प्रायिकता 1 है। तो आप लोग इसको याद कर जाइएगा। अच्छा, कोई भी घटना जो है उसका प्रायिकता अगर निकालेंगे तो वो 0 के बराबर होगा, चाहे बड़ा होगा, ठीक है, जो प्रायिकता होगा वो 0 से बड़ा होगा चाहे 0 के बराबर होगा, लेकिन हमेशा 1 के बराबर या 1 से छोटा होगा। यानी कि प्रायिकता का मान कभी भी 0 से 1 के बीच ही होता है। प्रायिकता का मान क्या होगा जी? 0 से 1 के बीच ही होगा, यानी कि प्रायिकता जो है माइनस में नहीं आ सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, माइनस में नहीं आ सकता है, चाहे ऐसे भिन्न में नहीं है जिसका अंश जो है बड़ा, जैसे 7/2, देखिए हर से जो है अंश बड़ा है, तो इस टाइप का भी प्रायिकता में नहीं आ सकता है, माइनस वाला भी नहीं आ सकता प्रायिकता का मान, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्राइटेरिया से क्या है जी? 0 से 1 के बीच ही प्रायिकता का मान होगा। तो यहाँ पे याद कर लीजिए, निश्चित घटना की प्रायिकता 1, असंभव घटना की प्रायिकता 0, और प्रायिकता का मान कितना से कितना के बीच होगा जी? तो 0 से 1 के बीच ही होगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला देखते हैं 60। देखिए इस पर सवाल पूछ भी दिया, निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो देखिए माइनस वाला को दे दिया, -5, फिर 0 दिया है, फिर 1 दिया है, 1:4 दिया है, ठीक है। देखिए माइनस वाला जैसे ही देखे ना, तैसे ही ये प्रायिकता नहीं हो सकता है, तो इसी को टिक आउट मार देंगे। कैसे कभी बोले कि माइनस वाला नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला जो है 61 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही मस्त सा क्वेश्चन है, इसको मिटाने के बाद समझाते हैं बाबू। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि tan थीटा का मान 5/12 हो, tan थीटा का मान 5/12 हो, क्लियर है? तो ध्यान दीजिए, tan थीटा का जो मान होता है वो P/B होता है। तो यहाँ पे P का मान जो है 5 दिख रहा होगा, B का मान जो है 12 दिख रहा होगा। तो कल वाले ही वीडियो में चाहे परसों वाले वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि 5, 12 और 13 का एक ट्रिपलेट्स बताए थे कि जो है H जो है 13 हो जाएगा, कब? जब P और B का रेशियो कितना हो जी? 5 और 12 के रेशियो में है। यानी कि यहाँ पे मौखिक आप लोग निकाल सकते हैं, H का मान कितना आएगा जी? 13 आएगा। अगर नहीं H का मान डायरेक्ट मौखिक निकालने आता है तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जी, पाइथागोरस फॉर्मूला लगाइएगा। H का जो फॉर्मूला होता है √p² + b² होता है,
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रूट के अंदर देखिए पी का मान जो है 5 है तो 5 का स्क्वायर, अब बी का मान 12 है तो 12 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 का स्क्वायर कितना होगा जी 144। दोनों को जोड़ेंगे तो ए आ जाता है 169 और 169 का वर्गमूल 13 होता है। लेकिन ध्यान रखना इसको करना नहीं है, ये डायरेक्ट याद कर जाओ बाबू। ट्रिपलेट्स अब कितना बार याद करवाएगा, याद कर जाओ। 3 4 का जो है कर्ण आता है 5, ठीक है, 5 12 का कर्ण आएगा 13, 7 24 का कर्ण आएगा 25। ठीक है, कर्ण यानी कि हाइपोटेनस का ही मान है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखो इस पे ही फॉलो होगा, 3 का दुगुना 6 है, 4 का दुगुना 8 है तो 5 का दुगुना 10 आएगा, ध्यान रखना। ऐसे ही 5 का दुगुना जो है 10 है, 12 का दुगुना 24 है तो यहाँ पे 13 का दुगुना 26 आएगा। 7 का दुगुना कितना है जी 14 है, 24 का दुगुना 48 है तो 25 का दुगुना 50 आएगा। इसका 3 गुना 4 गुना सब पे फॉलो करेगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप लोग मेन जो याद कर लीजिए, 3 4 5 का, 5 12 13 का और 7 24 25 का याद कर लीजिए, बाकी से गुणनफल में होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये वाला याद कर जाइए बाबू। तो यहाँ पे देखिए 5 12 दिया है तो 5 12 का कर्ण कितना आएगा जी 13 आएगा, कितना आएगा 13। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जी। तो एज का मान 13 हो गया। ई वाला आपको कांड नहीं करना है, ई वाला कांड कीजिएगा तो फिर ऑब्जेक्टिव नहीं ना बनाना है जी, आप सब्जेक्टिव बनाने लग जाइएगा इसको अगर ऐसा करते हैं तो। अब यहाँ पे सवाल में क्या पूछा है जी, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो साइन थीटा का मान पूछा है, तो आप लोग साइन थीटा का मान आप लोग जानबे करते हैं कि P/H होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब का जो मान है वो देखिए 5 था और कर्ण क्या निकला है जी 13 निकला है। तो 5 बेटा 13 का आंसर इसका ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। तो अगला नंबर जो क्वेश्चन है, एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है तो वर्ग की भुजा ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए सवाल अधिकतर विद्यार्थी लोग मैंने पढ़ेंगे तो क्या होगा जी, लगेगा कि गलत है, लेकिन ध्यान रखना आपको गलत नहीं दिया है। देखो वर्ग की भुजा पूछा है और तार को किसमें मोड़ा गया जी 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ा गया। ठीक है, तो 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ा गया यानी कि तार का लंबाई क्या होगा जी। ठीक है, तो देखिए आर का मान जो है 28 है, आप लोग को हम बताए थे 28 कितना होता है 7 का 4 गुना होता है। ठीक है, तो तार का लंबाई यानी कि उसका सर्कमफ्रेंस ज्ञात करना है, यानी कि परिधि ज्ञात करना है। तो आप लोग को बताया था वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr होता है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को बोले थे कि 7 अगर त्रिज्या दिया रहे, वीडियो नंबर 1 में देखिएगा कंसेप्ट बताए थे, अगर त्रिज्या का मान 7 दिया रहे तो परिधि का मान 44 होगा। परिधि का मान कितना होगा जी 44 होगा। देखिए तो 7 का 4 गुना है तो ये परिधि जो है 44 का 4 गुना होगा, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा जी 176 हो जाएगा। ठीक है, गुना कर लीजिए, 44 चौका 176 होता है, ध्यान रखिएगा। तो इतना सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर ही रखेंगे। ठीक है, तो सेंटीमीटर इस तार का लंबाई हो गया। ठीक है, कहा रहा का चीज कि वर्ग के रूप में पहले था, तभी तो इसको वृत्त के रूप में मोड़ा गया है, तो वर्ग के रूप में मोड़ा गया यानी कि इस तार का लंबाई तो इतना ही ना होगा जी 176, तो इसको 4 बराबर भागों में बांटा गया होगा, क्योंकि वर्ग का जो किनारा का लंबाई क्या होता है ये सेम होता है। ठीक है, वर्ग में जो भुजा होता है इसका क्या होता है ये सेम लंबाई का होता है, तो यानी कि इसमें एक भुजा का मान निकालने के लिए 4 से हमको भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 176 को 4 बराबर टुकड़ों में बांट करके क्या चीज था जी ये वर्ग था। अब इसको वृत्त में बनाया गया, तो वृत्त में बनाया गया तो इसका लंबाई कितना आ गया था जी 176, यानी कि जरूर ये पहले 176 सेंटीमीटर लंबा तार होगा। तो 4 से भाग दे देंगे तो कितना जाएगा जी, फिर वापस से 44 आ जाएगा। इस बात को क्लियर है। ठीक है, तो यानी कि 44 ही इसका लंबाई होगा, एक किनारा का लंबाई कितना होगा जी 44 होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी इसका जो है पूरा लंबाई कितना था 176 था, 176 था, इसका मतलब त्रिज्या कितना आया था जी 28 आया था। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से रिपीट करके इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लीजिए, मेहनत कीजिए, इस क्वेश्चन पे समझ में आ जाएगा। अगला देखते हैं जी 63 नंबर, कह रहा है कि 6 8 9 x तथा 13 का माध्य जो है 10 है, तो x का मान ज्ञात करना है। देखिए जी माध्य कैसे निकालते हैं समझिएगा जी। तो यहाँ पे देखिए 6 दिया है, 8 दिया है, 9 दिया है, x दिया है और फिर 13 दिया है, और कह रहा है इसका माध्य जो है वो 10 है। ठीक है, तो x का मान निकालना है। तो ध्यान रखना कि माध्य निकालने के लिए सबको जोड़ दिया जाता है। माध्य जो है एकदम औसत की तरह निकाला जाता है, तो औसत में जैसे सभी डाटा को जोड़ देते हैं और जो को डाटा होता है उसके संख्या से भाग देते हैं। तो कौ को डाटा है जी 1 2 3 4 5 को डाटा है, तो 5 से हम लोग भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट क्या आएगा जी। तो देखिए 8 6 14 और 14 9 23 और 23 और जो है 13 जोड़ेंगे तो 36, यानी कि 36 और प्लस 100 हो जाएगा। अब बट्टा कितना जी 5, तो उसको गुना करेंगे तो 5 से गुना करेगा 10 में तो कितना होगा जी 10 5 50 होगा, यानी कि जरूर x जो है
50 में से 36 घटा कर लाया जाएगा तब जाकर होगा, क्योंकि 36 जो इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, ठीक है। तो 50 में से 36 माइनस करेंगे तो देखिए 14 आता है, यानी कि x का मान क्या होगा जी, 14 होगा। तभी जाके माध्य कितना आएगा जी, 10 आएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा जी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो माध्य निकालने के लिए आप लोग ध्यान रखेंगे, जितना भी डाटा दिया होगा सबको जोड़ देंगे, और जितना संख्या होगा यानी कि 1 2 3 सबको गिन लेंगे, और जो है उतना ही संख्या से भाग दे देते। 5 को था तो कितना से भाग दिए जी, 5 से भाग दिए, ठीक है। अब माध्य दिया था हमारा 10, तो x का मान पूछा था। अगर x का मान भी यानी कि यहाँ पे 14 दिया होता तो माध्य पूछता, तो यहाँ पे x पे क्या करते, 14 रख लेते, तो उसके बाद जब जोड़ के भाग देता कितना आता जी, माध्य ऑटोमेटिक 10 निकल के आता नीचे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को माध्य निकालना समझ में आया होगा। तो माध्य निकालने के लिए एक ही तरीका है, क्या करो जी, सभी डाटा को जोड़ दो और जितना संख्या है उससे क्या कर दो जी, भाग दे दो, यानी कि जितना डाटा है उतना से क्या कर दो जी, भाग दे दो, तो माध्य निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। 64 नंबर देखिए जी, 64 नंबर बड़ा ही प्यारा से एकदम छुटकू मुटकू सा क्वेश्चन दिया है, मस्त सा क्वेश्चन दिया है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर जो है वो 2 होता है, ठीक है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या 4 होता है, ठीक है। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर जो है 2 होगा और सबसे छोटी भाज्य संख्या यानी कि 4 होगा, ठीक है। इन दोनों का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट पूछा है, तो 4 दूना के 8 इसका आंसर हो जाएगा। अक्सर विद्यार्थी लोग को पता ही नहीं होता है कि सबसे छोटा भाज्य संख्या, सबसे छोटा अभाज्य संख्या और सबसे छोटा भाज्य संख्या पता ही नहीं होता है, इसलिए ऐसे सवाल को नहीं बना पाते हैं, ठीक है। या फिर गलत पता होता है तो गलत बना लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग याद कर जाइए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है 2 होता है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, तो 2 चौका 8 हो जाएगा, यानी कि इसके अनुसार जो है ऑप्शन आपको सी में मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही है। 65 नंबर जो सवाल है बहुत ही मस्त सा क्वेश्चन दिया है, बहुत ही झक्कास सा क्वेश्चन है। देखिए रूट में दिया है 64 बेटा 81, ठीक है। 2 नंबर में दिया है 2 रूट अंडर 3, और 3 नंबर में दिया है 21 बेटा 25, और 4 नंबर में दिया है रूट अंडर 3 रूट अंडर 2, यानी कि इससे कुछ नहीं तो गुना है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें अपरिमेय नहीं है, तो इसका मतलब है कि 3 को इसमें अपरिमेय होगा, आएगा चौथा जो संख्या होगा क्या होगा जी, परिमेय होगा। तो देखिए इसका वर्गमूल निकालते थे, देखिए 64 का वर्गमूल 8 निकलेगा और 81 का वर्गमूल 9 निकलेगा। देखिए परिमेय संख्या यानी कि p बटा q के रूप में आ गया है, तो ये पहले के ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम समझा रहे हैं, तुम सबको बताएंगे। देखिए रूट अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या, आप लोग साबित करते हैं 1.3 में, तो देखिए अपरिमेय से परिमेय में गुना होता है, रिजल्ट भी अपरिमेय ही आएगा। 21 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 25 का वर्गमूल निकलेगा, तो जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो फिर रूटे में रह जाएगा, तो ये भी क्या होगा जी, अपरिमेय होगा। ये तो दोनों का दोनों रूटे में, तो एक है जी खुद से अपरिमेय में ही है, ठीक है। तो इसमें एकमात्र यही सही है जिसका वर्गमूल निकल जाता है और p बटा q के रूप में लिखा जाता है, और नीचे वाला जो है 0 भी नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वाला जो है आपको समझ में आया होगा। तो देखिए बाबू, जब भी आपसे परिमेय संख्या पूछे चाहे अपरिमेय संख्या पूछे, तो थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाइएगा, तब जाके है। कुछ कटाने के लिए देता है तब पता चलता है, बिना कटाए हुए भी कभी कभी पता चल जाता है, तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा जी, तभी जाके सिलेक्ट कीजिएगा। तो 65 नंबर बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। 66 नंबर जो है एकदम बताते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको मिटाने के बाद मस्त सा क्वेश्चन है। देखिए बाबू 66 नंबर जो सवाल है, इस टाइप का सवाल पक्का पूछता है परीक्षा में, इस टाइप से सवाल जो है एकदम हमेशा पूछ देता है लगभग, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कह रहा है कि p+1 यानी कि एक संख्या जो है p+1 है, ठीक है। दूसरा संख्या जो दिया है वो 2p+1 दिया है, और तीसरा संख्या जो दिया है वो 4p-1 दिया है, ठीक है। ये कह रहा है कि तीनों का तीनों AP में है, तो p का मान ज्ञात करना है। क्या चीज़ का मान ज्ञात करना है जी, p का। थोड़ा समझ लीजिए, AP में जो संख्या जैसे 3, 5, 7 जो संख्या है, 3 को AP में, क्योंकि देखिए इसका गैप जो है वो 2 का है। गैप कितना है जी, 2 का है, यानी कि इसमें 2 जोड़ रहे हैं तो 5 आ रहा है, इसमें 2 जोड़ रहे हैं तो 7 आ रहा है, यानी कि गैप सेम है, तभी कहते हैं कि AP में है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए जी, हमको P का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है जी, P का, ठीक है। तो देखिए गैप जो है सेम होता है कि नहीं होता है जी, सेम होता है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर समझिए, इसको घटाइए, तो 2 को p में से 1 को p घटेगा तो 1 को p बचेगा, और 1 में से 1 घटेगा तो 0, यानी खाली इधर p बचेगा। इसमें से इसको घटाइए थोड़ा सा, 4 को p में से 2 को p घटाइएगा तो 2 को p बचेगा। कितना बचेगा जी, 2 को p बचेगा, और -1 में से
एक को घटाइएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, -1 में से एक को घटाना है, +1 को क्या करना है जी, घटाना है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो -1 अब माइनस प्लस का हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा जी, -1 -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कितना आ जाएगा जी, -2। ठीक है, तो यानी कि -1 में से ये +1 को घटाएंगे तो माइनस में 2 आएगा, और ये दोनों का दोनों क्या होगा जी, इक्वल होगा। आपको घटाने आना चाहिए। 4 को पी में से 2 को पी घटाए तो 2 आया, -1 में से 1 को घटाए तो कितना आया जी, -2 आया। ये छोटा छोटा बच्चा को बताया जाता है, आप लोग तो माइंड में करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वाला दोनों जो है आप लोग बराबर करेंगे। तो देखिए ध्यान से, अगर हम लोग यहाँ पे p बराबर 2p - 2 करें तो क्या होगा जी, देखिए p इधर अगर माइनस में 2p ला देते हैं, देखिए इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में होगा, इधर माइनस में 2 बचेगा। तो माइनस में 2p और प्लस में एगो p, तो माइनस में p बचेगा। आपको जोड़ने घटाने आना चाहिए। ठीक है, माइनस वाला है यहाँ पे, प्लस वाला तो घटेगा। ठीक है, और यहाँ पे -2। अब चूंकि ऑब्जेक्टिव है तो माइनस माइनस ऑटोमेटिक खत्म कीजिए, p का मान क्या हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग का निकल चुका है p का मान कितना जी, 2 निकल चुका है। तो आपका ऑप्शन यहाँ b में दिया है, तो ऑप्शन b बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए जी 67 नंबर जो क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन दिया है। यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा कहलाती है। ठीक है, एगो कोई रेखा है, वो वृत्त को एगो बिंदु पर स्पर्श करेगा, एगो बिंदु पर जैसे ही स्पर्श किया तो इसको बोलेंगे स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं जी, स्पर्श रेखा। थोड़ा सा याद कीजिए, अगर 2 को बिंदु पर स्पर्श कर दे, 2 को बिंदु को माने कि स्पर्श क्या, छेद दे डायरेक्ट, तो इसको छेदक रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, छेदक रेखा। ये ध्यान रखिएगा। तो अगर 2 को बिंदु पे क्या करे जी, क्रॉस करे तो इसको क्या कहेंगे, छेदक रेखा, और एक को बिंदु को स्पर्श करेगा तो क्या कहेंगे जी, स्पर्श रेखा। ठीक है, इसको टेंजेंट लाइन बोलते हैं, इसको सेकंड लाइन बोलते हैं। ठीक है, सेकंड लाइन। ठीक है, अगला देखते हैं जी। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही होगा। ठीक है, बी में दिया स्पर्श रेखा तो स्पर्श रेखा कर देंगे। परिसर पूछ रहा है 68 नंबर क्वेश्चन में, तो परिसर में देखिए ध्यान से, जब भी ऐसा कुछ भी डाटा देते अब परिसर पूछे, परिसर क्या पूछे जी, परिसर, इंग्लिश बोलते हैं इसको रेंज है। ठीक है, तो देखिए 24 दिया है डाटा, फिर 15 दिया है, 22 दिया है, 13 दिया है, 9 दिया है, 10 दिया है, 30 दिया है। तो सबसे पहला आप लोग काम होगा, इसमें सबसे बड़ा से बड़ा डाटा कौन है, तो देखिए सबसे बड़ा का जो अंक है वो 30 है, 30 से सब बाकी छोटा है। इसमें कुछ चुनेंगे का चीज, जो सबसे छोटा डाटा कौन है, तो सबसे छोटा डाटा कौन है जी, 9 है। क्लियर है, तो सबसे बड़का चुन लिया, सबसे छोटका चुन लिया, भाई बाकी सब बीचवनिया में आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस दोनों के बीच का अंतर कितना है, अंतर तो 30 में से 9 घटाएंगे तो 21 का गैप आ रहा है, तो 21 ही का होगा, इसका परिसर होगा। यानी कि जो है 9 से 30 के बीच में जो है 21 जो संख्या आता है। ठीक है, 21 वो संख्या आता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका परिसर कितना हो जाएगा जी, 21 हो जाएगा। बड़ा संख्या में से छोटा संख्या घटा लेंगे, परिसर निकल जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है डी दिया है। ठीक है, ऑप्शन डी में 21 है तो ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए आप लोगों को जो है वीडियो नंबर 1 या 2 में बताए होंगे कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, लेकिन यहाँ पे देखिए कॉट 90 डिग्री माइनस ए दिया है, तो थीटा के जब पे ए कर दिया तो यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा जी, tan ए हो जाएगा। कॉट जो है tan में चेंज होगा जब 90 में से एंगल को घटाएंगे तो। ठीक है, उसी तरह से tan में से अगर tan के साथ 90 में से एंगल घटाएंगे तो क्या होगा जी, कॉट में चेंज होता है। तो ये सब फार्मूला है, आप लोग को बोले थे याद कर लेने के लिए, याद कर लीजिएगा बाबू। अब कब याद कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 70 नंबर जो क्वेश्चन कर रहे हैं, छठा चैप्टर से है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, परिभाषा पे दिया है। 70 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, 2 त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। ठीक है, 2 त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। तो ये दोनों का दोनों सही बात है, तो ऑप्शन सी मार देंगे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा जी, दोनों का दोनों इसमें सही होगा। ठीक है, यानी कि 2 गो त्रिभुज, देखिए ध्यान से, 2 गो त्रिभुज तभी समरूप होता है जब इसका कोण सब बराबर हो। ठीक है, जिस इस दोनों तीनों कोण का हो जी, एक दूसरे के बराबर हो, और साथ में ये भुजाएं जो है एक ही अनुपात में हो। कहने का मतलब इसके बटा में ए वाला हो, इसके बटा में ए वाला हो, और इसके बटा में ए वाला हो। ठीक है, ए वाला, तो इसको क्या कहेंगे जी, दोनों त्रिभुज को समरूप कहेंगे। इसमें कोई समरूपता कसौटी का पालन नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ परिभाषा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सी कर लीजिएगा। 71 नंबर में जो कहा है कि 3 माइनस रूट अंडर 3, तो अब कितना दिन से हम बता रहे हैं, 3 माइनस रूट अंडर 3 क्या है जी,
क्या है, ये देखिए अपरिमेय है, ये परिमेय है, तो परिमेय में से अपरिमेय को घटाएंगे तो अपरिमेय ही आता है। ठीक है, क्या आता है जी, अपरिमेय, यानी कि डाटा देखिए इस √3 का मान तो हम निकाल नहीं सकते, तो इसमें से फिक्स में से इसका मान फिक्स नहीं है, उसको हम कैसे निकालेंगे जी, इसका एक्यूरेट मान तो मुझसे निकलेगा ही नहीं, तो कहाँ से फिक्स मान आएगा, तो भी तो एक्यूरेट मान नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ जी, ये भी अपरिमेय संख्या ही आएगा। तो ध्यान रखिए ये जो है 3 माइनस √3 क्या है जी, अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा यार। ठीक है, देखिए यहाँ पे 72 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, देखिए 72 नंबर क्या है, 11 दशमलव, ठीक है इसको मिटा देते फिर बनाते हैं। तो 72 नंबर जो क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप का दिया है, 11.2354 और 564 पे जो है रेकरिंग दिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए बाबू, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो है रेकरिंग वाला है, तो क्या आप लोग को ये पता नहीं है, देखिए जब शांत दशमलव प्रसार हो, शांत दशमलव कहने का मतलब है 0 कुछ कुछ आए और उसको कट जाए, उसको कोई अंक रिपीट ना करे, चाहे अशांत आवर्ती हो, अशांत आवर्ती हो, कहने का मतलब है कि कुछ अंक जो है रिपीट करेगा, जैसे 626262 बार बार आ रहा है तो रिपीट करेगा, तो इन दोनों को हम लोग P/Q के रूप में चेंज कर सकते हैं, यानी कि ये परिमेय संख्या होती है। क्या होती है जी, परिमेय संख्या होती है। इसको चेंज करना सिखाया जाता है। ठीक है, और जो है एक अशांत अनवसानी होता है। ठीक है, एक होता है अशांत अनवसानी, यानी कि इसका मान फिक्स नहीं होता है। ठीक है, मान फिक्स नहीं होने का मतलब यही होता है कि जैसे 0.01 2 गो 01 फिर 3 गो 01 ऐसे कुछ कुछ रिपीट करते जा रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है सॉरी, ये जो है क्या चीज़ बार बार कुछ ना कुछ अलग अलग संख्या आते जा रहा है, तो इसको हम लोग P/Q के रूप में चेंज ही नहीं कर सकते, यानी कि इसका मतलब है कि ई अपरिमेय संख्या होगा, यानी कि ऐसा संख्या क्या होगा जी, अपरिमेय संख्या होगा। तो ध्यान रखिए जो रेकरिंग वाला है अच्छा शांत दशमलव वाला, ये दोनों क्या होगा जी, परिमेय होगा, और जो रिपीट नहीं कर रहा है ठीक है लेकिन लगातार आते जा रहा है तो वो अपरिमेय संख्या होगा। कौन सा संख्या होगा जी, अपरिमेय संख्या। इसको याद कर जाइए, कंसेप्ट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं जी 73 नंबर देखिएगा, तो 5.2333 ये देखिए 3 रिपीट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा जी, परिमेय हो जाएगा। तो रिपीट वाला संख्या ध्यान रखिएगा परिमेय होगा, और रिपीट को ही तो रेकरिंग के रूप में लिखते हैं, जैसे 62 पे रेकरिंग का मतलब क्या जी, 62 फिर 62 फिर 62 ऐसे आते जा रहा है, और कहाँ तक आएगा कोई पता नहीं है, ऐसे आते जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। 74 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा है, 1/√7 दिया है। देखिए जी ये जो है अपरिमेय है, तो परिमेय में अपरिमेय से भाग देंगे तो क्या आएगा जी, अपरिमेय ही आएगा। ध्यान दीजिएगा जी, आप लोग को याद कर लेना चाहिए कि परिमेय में अगर अपरिमेय का कुछ रिलेशन बन रहा है तो रिजल्ट अपरिमेय ही देगा। परिमेय में अपरिमेय का कुछ भी रिलेशन बनेगा तो क्या आएगा जी, अपरिमेय, चाहे घटा दे, चाहे गुना कर दे, चाहे भाग कर दे, चाहे कुछ भी कर दे, परिमेय में अगर अपरिमेय लग गया तो रिजल्ट अपरिमेय होगा तो होगा, ये याद कर जाइए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 75 नंबर क्वेश्चन जो है बड़ा ही मस्त सा क्वेश्चन दिया है, ए भाज्य है, तो ए भाज्य यानी कि इसको बीच में रखना है। ठीक है, भाजक क्या है जी, तो बी है, यानी कि जिससे भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं, तो बी है। तो इसके लिए ए बराबर BQ + R। ठीक है, इसके लिए एगो शर्त दिया है, वो क्या दिया है जी, A बराबर BQ + R एगो शर्त दिया है। ठीक है, इस शर्त को थोड़ा समझते हैं। इसमें R के लिए कंडीशन होता है, तो आप लोगों को सिखाया जाता है जो R होगा, ठीक है वो क्या होगा, R यानी कि शेषफल का बात करता है। देखिए जब A में हम लोग B से भाग देते हैं तो भागफल जो है Q आएगा, और कट करके जो शेषफल आता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो शेषफल होता है हमेशा इससे छोटा होता है। जैसे आपको हम समझाना चाहेंगे कि 2 से हम 5 में भाग देंगे तो ये 2 बार में जाएगा, तो 4 आगे घटाएंगे तो 1 होगा। तो देखिए जो शेषफल है ना जी, वो हमेशा 2 से छोटा ही आता है। शेषफल क्या आता है जी, हमेशा 2 से छोटा आता है, या फिर पूरा पूरा कट जाएगा तो शेषफल 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी, 0 आ जाएगा, यानी कि जो है R का मान होगा वो हमेशा 0 के या तो बराबर होगा ना तो इससे बड़ा होगा, लेकिन हमेशा B से छोटा होगा, B से छोटा होगा, इसमें बराबर नहीं होगा, ये B से हमेशा छोटा होगा, यानी कि जिससे भाग देंगे उससे क्या आएगा, शेषफल छोटा आएगा। तो इसमें ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, C नंबर ऑप्शन में ऐसा दिया है। ऐसा किस ऑप्शन में दिया है जी, C नंबर में, तो C को टिक आउट कर लेंगे। तो यहाँ तक अगर आप इस वीडियो को देखते आए हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और पसंद आया है यार तो नीचे लाइक का बटन दिया दबा दो यार, मज़ा आ जाए थोड़ा सा। ठीक है,
तो चलते हैं, आज के वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और नहीं हंसा पाते हैं यार, हमसे हंसाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो मौज करो, ओके बाय।